अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा अभी ज़रा अटेंडेंस करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके जी, अब्दुल मोईद मिर्ज़ा। नहीं। अरीब लुकमा बल्कि अब्दुल रहमान। प्रेजेंट सर। ठीक। अब्दुल्ला जमशेद। यस सर। ठीक है जी। अहमद अब्दाल। अहमद अब्दाल मौजूद है और अटेंडेंस भी बोला करें। अमर इशफाक अवान। अली सुहेल। अली सुहेल बिनी बोरा। ये अहमद अब्दाल, अली सुहेल और जो बंदा काउंट होता है ना, जो मौजूद है, ज्वाइन किया, वो अटेंडेंस नहीं बोल रहा, इन्होंने बाद में जो है ना मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है। अहमद अब्दाल भी ज्वाइन किया, वो भी अटेंडेंस नहीं बोल रहा। इसने अली सुहेल ने भी ज्वाइन किया हुआ, ये भी नहीं बोल रहा। व्हाट्स द रीज़न, जो कुछ भी है। कि मैं प्रेजेंट सर। नेट तो इशू है आप सर। नेट इशू नहीं आ रहा था, वो ज्वाइन जो नेट हो गया वो नेट आगे भी ले आता होता है, पता नहीं कौन सा इशू आ रहा था। चलें जी, ठीक है। अरीब लुकमान। दानिश कुदरतुल्लाह। यस सर। फ़हीम अफजल। प्रेजेंट सर। हशाम सरवर। प्रेजेंट सर। हसन अली। खुरम शहजाद। खुरम भी नहीं है। मोहम्मद अली हसन। यस सर। ठीक है। मोहम्मद दाऊद मंसूर। दाऊद मंसूर भी नहीं है। मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक नहीं है। मोहम्मद हसान सदीक। हसान सदीक। मोहम्मद मजहर। यस सर। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद शहरियार। शहरियार भी। उमर फारूक। मोहम्मद उमर फारूक 012। यस सर। ठीक है। मोहम्मद उमर हयात। ठीक है।
मुजतबा आमिर, Present, sir. Present. ठीक है। सनान आमिर, ये सनान को भी कहोगे रेगुलर रहा करे। शाहजेब अहमद कुरैशी, Present, sir. ठीक है। आप भी रेगुलर रहा करें, 2 को लेक्चर बाद आप भी चले जाते हैं। शराज खालिद, Present, sir. ठीक है। सुहेल करीम भुगटी, प्रेजेंट सर। आप भी ठीक रहा करें। क्विज के टाइम नेट चल जाता है, आगे पीछे आपका नेट चला जाता है, तो प्रेजेंट रहा। जी सर। सैयद हैदर अली तिरमजी, Present, sir. ठीक है जी। उज़ैर इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ठीक है। या इमरान, सर मेरी अटेंडेंस हो गई सर। कौन है ये? सर अब्दुल मोइद। हम्म, लगा दी। हेलो सर। जी सर। सर वो मेरी अटेंडेंस, क्या करें अटेंडेंस का? सर वो हो गई सर। वो तो हो ही जानी थी, जो चीज़ होने के लिए उसने हो ही जाना। जी सर ठीक है। नहीं, अटेंडेंस और क्लास की हुई है, इनफरादी तौर पे तो नहीं बात है। सर मेरी भी रहती है। आप लोगों को एक सादा सी बात समझाई थी कि जो जिसकी अटेंडेंस रह जाए वो इधर ना बताया करे कि मेरी अटेंडेंस रह गई है। हसन अली कौन है? इसने भी किया ज्वाइन। क्योंकि साफ ज़ाहिर है ना, अगर आप बैठ के उठ के घर में बैठ के भी मतलब टाइम पे नहीं ज्वाइन कर सकते, एक बंदा जो ऑफिस में आ रहा है उसने सारी चीज़ें मेंटेन कर लेती, तो व्हाई नॉट यू गाइस? कुछ 16 बंदों की वैसे लगती है, 5 बंदों की लेट लगती है, तो मिल मिला के फिर भी 8 से 7, 8 10 लोग फिर भी एब्सेंट रहते हैं। हसन अली की लगाई। और कौन है स्टूडेंट जी? सर अहमद इशफाक। मौलवी साहब, आप भी 2 कुछ दिन अटेंडेंस के अंदर आते हैं और 2 कुछ दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते हैं। सर जाग नहीं आई सर। चलें, आ जाएगी किसी दिन। और जी कोई स्टूडेंट? सर अब्दुल मोइद सर। अब्दुल मोहित की लगा दी है। आपने टाइम पे नहीं बोला और पूरा लेक्चर हाथ खड़े किए रखा है। सर वो मेरा ना माइक में आ जाता है सर इशू। सर वो हम्म। दूसरा लगाता हूँ तो फिर ठीक है अब। तो आप रख ही दूसरा ले। अब पता लग गया ना कि आपका माइक जो ख़राब है उसको फेंक दें। जी सर। सर वो नया लिया था अभी तो साथ ही ऐसे हो गया सर। अभी 8 इसलिए बजे मैंने, नया ले आए? नहीं नहीं सर, वो हम्म, नया खरीदा था मैंने पिछले हफ्ते, तो हम्म, अब पुराने वाला सही चल रहा है, नए वाला खराब है, इसलिए मुझे क्या ना जरा बात। शौक हुआ है थोड़ा सा। तो अब सदका दें, जो आपका सिनेरियो है ना, इसमें सदका बनता है। पुराना चल पड़ा, नया ख़राब हो गया। चलें जी, ठीक है। जी सर। अच्छा, एक तो ये है कि एक असाइनमेंट देनी है आप लोगों को ना, और वो सिंपल सी होगी। उसका वैसे ही काफ़ी हद तक हम डिस्कशन उसकी करते रहते हैं कि जो सोलर के या रिलेटेड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे इनके क्या इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि हम रीनेबल पढ़ रहे हैं, नॉन रीनेबल को हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इम्पैक्ट तो इनके पॉजिटिव ही हैं, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और वैसे भी आप लोगों को उसका आइडिया है। तो वो ये इसी बेस के ऊपर एक बिल्कुल एक सिंपल सी थ्योरेटिकल टाइप इसको कॉल्ड एक असाइनमेंट होगी, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होगी, और होगी बिल्कुल सिंपल से, जो उस पे जितना चाहे लिखना वो लिख सकता है, यानी कि इस तरह की उसकी स्टेटमेंट होगी, बहुत सादा सी। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है
कि इधर उधर से कॉपी जो है वो नहीं करनी, ठीक है। तो बाकी कॉपी ना करने के पहले मैंने क्विज चेक किया, उसमें थोड़े से टाइम के अंदर भी कुछ 4-5 खराफात सामने आई हैं मेरे, ठीक है, जिसमें साफ ज़ाहिर है मैं फिर इज्तिमाई तौर पे तो वो नहीं खूबियाँ बयान करता, इनफरादी तौर पे जिसके जो मसाइल हैं उसको भी मैं बताता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सी होगी असाइनमेंट। सिंपल देने का मतलब ये होता है कि आप उसको अपनी वर्डिंग में या ख़ुद से जो है वो लिखें, ठीक है, इधर उधर से लेके उसको छापा वगैरह जो है वो नहीं लगाना। तो उसकी कोई डेडलाइन या उसकी सबमिशन का जो प्रोसीजर है या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ, और आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूँगा, उसकी कोई डेडलाइन भी सेट कर दूँगा, ठीक है, ताकि उसमें भी ये नहीं कि अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इजीली, लेकिन अच्छे के तरीका ये होता है कि अगर आप खुद से चाह रहे हैं कि आपका ज़ीरो लगाया जाए या आपके कम नंबर लगें तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी उसमें एफर्ट पुट करें तो उसमें मार्क्स बहुत इजीली बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इजीली आप 80-90% तक उसमें जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है या ज़ाया करना है, ठीक है जी। तो बस आप लोगों ने क्या करना है कि आपस में ये इंटरनेट से छापे नहीं लगाने, वो मैं प्लेजरिज्म वगैरह वो सारी चीज़ें मैं खुद ही चेक कर लूँगा, देख लूँगा, या उसको मैं टर्निटिन पे सबमिशन उसकी करवा लूँगा, ताकि मेरे पास जो थोड़ा बहुत चीज़ आए, अच्छी चीज़ आए, ताकि वो उसकी कोई क्वालिटी भी हो, ठीक है ना, क्लियर है ना बात? यस सर। हाँ ठीक, तो ठीक है जी। अच्छा अभी एक हम छोटी सी एक चीज़ डिस्कस करते हैं, अभी मैं स्लाइड्स भी ज़रा शेयर करता हूँ, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन से रिलेटेड ना। अब हार्मोनिक्स का वर्ड सुना हुआ आपने पहले, या डिस्टॉर्शन का वर्ड, या इस तरह की कोई चीज़ अपने प्रीवियस नॉलेज में कोई थोड़ी बहुत चीज़ कोई सुनी हो? यस सर। यस थोड़ा सर। बहुत थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें ज़रा, जैसा भी मतलब आइडिया है कुछ, ताकि थोड़ी डिस्कशन हमारी स्टार्ट हो जाए। हाँ जी, हाँ मैं पूछा इसीलिए था, और यस सर भी आपने इसीलिए कहा कि आप सर को थोड़ा बहुत बताएंगे, तो बता दें थोड़ा बहुत। सर हार्मोनिक में सर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, मतलब कि डिक्रीज करती है टाइम बाय टाइम, लेकिन उनके अंदर जो फेस एंगल होता है ना वो सेम रहता है। फेज एंगल सेम रहता है? जी सर, एक कांस्टेंट मतलब कि एक कांस्टेंट लेवल से डिक्रीज करती है ना, कि मतलब कि जैसे सर पेंडुलम हो गया, उसका हार्मोनिक होता है। सर ये सिग्नल के अंदर सर डिस्टॉर्शन वगैरह आती हैं, कुछ अनवांटेड डिस्टॉर्शन होती हैं, तो सर उनको रिमूव करने के लिए हम कैसे वो फिल्टर्स वगैरह यूज करते हैं। वर्ड ये सुना हुआ है, एक वर्ड होता है फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, इस तरह का कोई वर्ड सुना? यस सर। जी सर। फोरियर सीरीज में भी कोई इस तरह का वर्ड सुना हुआ? एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे है, फिर कोई दूसरा जो सिग्नल है उसके मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में फोरियर सीरीज जब आप लिखते हैं तो वो किस टाइप की होती है, मतलब यानी कि बोलने में या दिखने में? किसी को कोई याद है? चले टूटी फूटी याद से सर रिपीट कर दें क्या? फोरियर सीरीज क्या होती है? फोरियर सीरीज का कोई थोड़ा बहुत आइडिया, ये किस तरह लिखते हैं, या फोरियर सीरीज वाला टॉपिक कहाँ कहीं पर अगर पढ़ा था तो क्यों पढ़ा था, या क्या लॉजिक थी? अच्छी वाली इंजीनियरिंग चल रही थी और फोरियर बीच में आ गई होगी, सर आई होगी वो कभी। सर पीरियोडिक सिग्नल्स की सर हम फोरियर सीरीज लेते हैं ताकि सर ये उनकी वेवफॉर्म अच्छी तरह देख सकें, कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, समझ सकें। पहले फ्रीक्वेंसी का डोमेन।
पहले का कमेंट सर मेरे ये पास आ गया। सबमिशन के लिए सर जब फोरियर सीरीज में हम मतलब के सम करते हैं मतलब के लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, जी ठीक है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से होता है जो सम हम फोरियर सीरीज में लगाते हैं ना, सबमिशन लगाते हैं, वो मेरे ख्याल से उसके लिए यूज होता है। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली चलें, अभी आ जाती है कमेंट आपके, मैंने नोट कर लिए हैं। अभी कोई 2-4 मिनट बाद उस पर कमेंट आएगा चलते चलते, तो फिर ये सारे कमेंट्स को भी बीच में समराइज कर देंगे। अच्छा, ये एक टॉपिक था जो कि बीच में मैंने पावर फैक्टर्स के साथ स्किप किया था, तो अभी इट्स अ टाइम कि मैं इसको बीच में कवर करके, ताकि इसके ऊपर भी मैंने क्विज लेना है एक छोटा सा, तो सर जो सर ये मामलात हैं चैप्टर वो हम कौन सा ठीक। शुरू कर रहे हैं? जी क्या कहते हो? मैं कहा सर चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं, वो काइंडली गाइड कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं बताता हूँ ज़रा सारी चीज़ें। दैट इज़ जस्ट अ टॉपिक, ये वो पावर फैक्टर के साथ हमारे पास एक टॉपिक था पावर क्वालिटी का ना। जी सर। ठीक है, स्लाइड अभी शेयर्ड आपके साथ? जी सर ये हमने पढ़ ली हुई है जी। ठीक है जी। हाँ जी, तो कंटेंट में क्या है कि आपके पास जो चैप्टर नंबर है वो 3 है ये, ठीक है। और जो आर्टिकल है वो चाहे आप नोट कर लें, दैट इज़ 3.8। कौन सा आर्टिकल है? 3.8, चैप्टर नंबर 3। आर्टिकल का नाम क्या है? पावर क्वालिटी। ठीक है जी। अच्छा, ये हार्मोनिक्स की चीज़ें ठीक कुछ बता रहे थे काफ़ी हद तक, जो आप तकरीबन ठीक ही थे। पीरियोडिक से रिलेटेड भी ठीक थे, जो फोरियर सीरीज से रिलेटेड थे उसमें भी ठीक थे। तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि हमने पावर क्वालिटी से फील हो रहा होगा कि अगर सिग्नल ठीक हो, उसमें डिस्टॉर्शन ना हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स ना हो, वेरिएशंस ना हो, ठीक है, जर्क्स ना हो, तो या लेट से डेड सिग्नल ना आए। सपोज एक वेव चल रही है ना और बीच में स्किप हो जाए पोर्शन, जैसे मूवीज़ के अंदर देख रहे होते हैं कि आपको वहाँ पे उनकी ईसीजी या दिल की धड़कन और वेव्स वगैरह चल रही होती, सिग्नल जैसे स्टॉप आता है तो फिर व्यूवर्स को भी पता लग जाता है कि अब जो है ना, जिसकी हम मूवी देख रहे हैं उस दुनिया में नहीं रहे हैं। सो इस तरह की आपके पास कट्स ना बीच में आए, तो फिर उसकी बेस के ऊपर ये तो सारी वो बातें हैं जो कि हम लफ्ज़ी तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह की साम हो। फिर टेक्निकली हमने मैथमेटिकली चीज़ों को देखना होता है, हमने उनकी कैलकुलेशंस करनी होती है। फिर हम किसी प्री डिफाइंड चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम विंड को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने वेबुल और जो रिले स्टेटिस्टिक्स हैं उनका सहारा लिया, और उसकी बेस के ऊपर हमने पीडीएफ्स देखे, और उन पीडीएफ्स की बेस के ऊपर हमें आर्स का पता चल गया, और उन आर्स किसके ऊपर हमने एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली, जो कि पावर इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर भी जब हम हार्मोनिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे फिर हम फोरियर्स की हेल्प लेंगे, लेकिन अभी वो हेल्प 2-4 मिनट बाद आनी, उससे पहले हम देख लें कि हार्मोनिक्स क्या होती हैं, सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शंस या डिफरेंट चीज़ें किस टाइप की होती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी, जो सो अगेन टॉपिक क्या है जी? पावर क्वालिटी, आर्टिकल 3.8 है हमारे पास। अच्छा, टॉप के ऊपर आप एक चीज़ देख रहे हैं, पार्ट ए में अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज लिखा हुआ, फिर साथ में सैग और स्वेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का क्या मतलब, फिर सैग स्वेल का चले मैं बताता हूँ, वो तो लफ्ज़ से ज़ाहिर है। हाँ जी, क्लास सर मुझे ये थोड़ा सा जी अंडर जी जी। वोल्टेज वो होती है जो पावर सब जो हमारा जनरेटर होता है ना, वो इनफ मतलब के मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, मतलब के प्रॉपर एनर्जी नहीं दे रहा होता, मतलब कि जितनी सप्लाई लोड जितनी लोड लगा होता है उतना दे नहीं रहा होता पीछे से, उसको अंडर ठीक है, वोल्टेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस या पैनल्स वगैरह घरों में लगे होते हैं, और हम उसको देख रहे होते हैं कि जी हम कह रहे थे वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है, या हम कह रहे थे जी सर वोल्टेज रेटेड ज़्यादा आ वोल्टेज रहा से कम देता है है जी। जी, ठीक है, या हम कह रहे हैं कि कम आ रहा है या ज़्यादा कह देते हैं। तो वो जो एक स्पेसिफिकेशन है हमारे पास वोल्टेज की, जो रेटेड का वर्ड ये यूज़ करें, या जो रिक्वायर्ड है, या जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया हुआ है, या एक्सेप्टेबल कह लें,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेके आते हैं तो उसमें एक वोल्टेज की इनपुट की रेंज लिखी होती है और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट वोल्टेजेस और आउटपुट करंट लिखा होता है। अक्सर आप चार्जर लेके आते हैं उस पर लिख के कोई 1 एम्पेयर का होता है, कोई 2 एम्पेयर का होता है, ये एंड्रॉयड्स वगैरह वाले। और जो छोटे फ़ोन से पहले उनमें उनमें 0.5 एम्पेयर वाले या इस तरह कम पे भी, और वोल्टेज भी जो दे रहे हैं वो बैटरी के अकॉर्डिंगली वोल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है। सो जब आपके पास एक रिक्वायर्ड से या एक्सेप्टेबल वोल्टेज से कम या ज़्यादा होंगे उसको हम अंडर और ओवर वोल्टेज कह रहे होते हैं। तो ये जो वोल्टेज के अंदर राइज या फॉल है ये फ्यू सेकंड से कम के लिए अगर इस तरह का हमारे पास सिनेरियो बने, ठीक है, मोर देन अ फ्यू सेकंड्स अगर हो ये वाला सिनेरियो, तो हम उसको फिर अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की कैटेगरी में ले लेते हैं अगर कम या ज़्यादा हो रही है। क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक सारा जो है ना वो प्लस माइनस पे ही है, लेकिन हमने यहाँ पे आपको स्लाइड पे काफ़ी सारे नाम नज़र आ रहे होंगे तो इनके आपस में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन भी करनी है कि कौन सा क्या है। तो अगर मोर देन अ फ्यू सेकंड्स के लिए हमारे पास ये अप एंड डाउन होता है तो फिर अंडर और ओवर वोल्टेज की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह अगर लेस देन फ्यू सेकंड्स के लिए हमारे पास अप्स एंड डाउन्स आता है अगर, तो उसको फिर हम सैग और स्वेल कह देते हैं। ठीक है, जो कि इस पिक्चर के अंदर जिसको बी का पार्ट बी का नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल इसमें लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है, जैसे पिक्चर भी साथ में बनी, बिजली जो चमकने वाला सिनेरियो है। ठीक है, सपोज लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, उसकी वजह से अगर ट्रांसमिशन लाइंस में या लाइंस में कुछ प्लस या माइनस होता है लेस देन अ फ्यू सेकंड्स के लिए जो हमारा एक्सेप्टेबल वोल्टेज है, तो उसको फिर हम सैग या स्वेल कह रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सर्जेस हैं, स्पाइक्स हैं और इम्पल्सिस वगैरह। ठीक है, अब इसमें सर्जिस स्पाइक्स में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए या फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए बीच में रहती हैं। इनमें भी उसी तरह की चीज़ है। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो सकती है, या जब आप कोई ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, बीजेटी वगैरह या एफएटीज़ या ईबीजीटीज़ या इस तरह मॉसफेट्स वगैरह, ये सारे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें क्या होता है हम ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है ना बीच। सो ऑन एंड ऑफ में ये जो स्विचिंग होती है, ये जो ख़ास फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग हो रही होती है, इसकी वजह से भी जो प्लस या माइनस बीच में आता है, ठीक है, और वो फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए या फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए अगर बीच में सस्टेन करता है तो इसको हम ये सर्जी स्पाइक्स और इस तरह के सेंस में काउंट करें। फिर एक पिक्चर में एक और भी आपके पास चीज़ बनी कि लेट से इलेक्ट्रिक पोल है, तो उसके अंदर अगर आकर गाड़ी हिट करती है तो जो उसकी हीटिंग होगी, अगर उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है अगर उसके फिनोमेना में कोई चीज़ प्लस या माइनस होती है तो वो भी इसी कैटेगरी में है। ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि इस ये जो स्लाइड आपके सामने है उसमें एक गाड़ी जो है उसने इलेक्ट्रिक जो पोल है उसको हिट किया हुआ। ठीक है, तो और फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई हिटिंग हुई है या लेट से कोई नेचुरल डिज़ास्टर है और उसकी वजह से पोल गिर गया है या कोई वायर टूट गई है या इस तो आउटेज आ जाती है, यानी कि मुकम्मल तौर पर बिजली सम टाइम के लिए आपको बंद नज़र आती है, या ऐसा हुआ है कि कोई पोल गिरा है और वायर बीच में से ऐसे फील हुआ जैसे अनप्लग हुई और फिर प्लग होगी। तो इट डिपेंड्स, इसकी आउटेज की डिफरेंट खैर कैटेगरीज हो सकती हैं। तो आउटेज के सेंस में ये है कि आपके पास आपको पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर ज़ीरो सिग्नल जो है वो मिल रहा होगा। वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, वो कम टाइम के लिए भी हो सकता है। ठीक है जी, और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पास जो सिग्नल है उसके अंदर फॉर एग्जांपल नॉइज़ वगैरह आ रहा हो। ये अभी ऑप एम्प के ऊपर आपने कुछ लैब्स की, तो अगर वो प्रॉपरली ग्राउंडेड नहीं होंगी, अक्सर आपने देखा होगा अपने ट्रेनर पे किसी और के ट्रेनर पे, अगर प्रॉपरली सिग्नल ग्राउंडेड नहीं है तो आपके पास इनपुट का ही सिग्नल ठीक तरह से डिस्प्ले नहीं हो रहा था। आउटपुट तो बात की बात है ना कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं। ये मैं वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स की इनको एग्जांपल दे रहा हूँ, या सिग्नल एंड सिस्टम्स में ले लें, ऑसिलोस्कोप पे साइनोसाइडल आप देखना चाह रहे हैं, तो अगर ग्राउंडेड नहीं है प्रॉपर्ली तो आपको बीच में नॉइज़ या इस तरह का फैक्टर नज़र आ रहा होगा। ये इनपुट साइड की भी बात है। आउटपुट साइड तो बात की बात होती है ना कि आपने कोई कंपोनेंट लगाया, आपके पास आउटपुट नहीं आ रही, कोई और मामला हैं। तो और फिर जो अभी 7th सेमेस्टर के लोग थे, इन्होंने लैब पे एक लैब की होगी
इनको स्टार्ट में जो था नॉइजी सिग्नल के लिए, मेरे ख्याल से लैब 1 या 2 सी, तो नॉइजी सिग्नल के लिए बीच में नॉइज इन्होंने ऐड किया था साइन वेव के लिए या स्केयर वेव के लिए। तो वो सिग्नल की जो शेप है वो इनको सिग्नल वही रहता है, लेकिन उसके साथ आपको ऐसे फील होता है जैसे अब म्यूज़िक जब चलाते हैं तो वेव्स के ऊपर नीचे हो रही हैं या बीच में डिस्टॉर्शन टाइप। सो आई होप सो कि 7th सेमेस्टर के लोग हैं, काफ़ी सारों ने ये लैब 1 या 2 पे लैब व्यू के ऊपर एड एंड नॉइजी सिग्नल था ना बीच में, आप कुछ एक्सपेरिमेंट एंड पे करना चाह रहे थे। हाँ जी, पूछ रहा हूँ अब आपसे, किया था किसी ने या नहीं? जी सर। बस एक बंदे ने किया है। किया सर, किया सर। तो जो किया था सीलोस्कोप पे उसमें किया क्या, था सर। वो सीलोस्कोप पे तो आप देख रहे थे ना, तो आपके पास नॉइजी सिग्नल कैसे था, किसी को आइडिया है? सर ज़हन में नहीं आ रहा अभी तो फिलहाल। अच्छा, सही। क्या आपको 2-4 साल हो गए? सर काफी नहीं डिस्टोर्शन थी उसमें, काफी डिस्टोर्शन थी उसमें। सर वो मेरे ख्याल से हम उसमें ना कंपोनेंट्स लगाते थे ना, उसकी वजह से आती थी। जितना थोड़ा सा याद, जब सर सर्किट ये लगाते थे ना, सर उसके थोड़े हम पैरामीटर्स की वजह से ना आता था डिस्टॉर्शन। सर हम सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करते थे, वहाँ पे नॉइज ऐड करते थे, लाइक यहाँ पे यस जो सर। सर जो सॉफ्टवेयर पे इन हमने पार्ट में वो शो वाली हो रहा है लैब की इलेक्ट्रिक थी। नॉइज। शाहजेब आपकी मेहरबानी है, बाकियों का अगर वाइवा चाह रहा था तो इनका तो 0-0 ही था। है ये सर ऑलमोस्ट वो तकरीबन 98% जो स्टूडेंट है ना वो इंस्ट्रूमेंट की लैब कर रहे हैं, 7वें सेमेस्टर में कोर्स है, तो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर ये कर रहे होंगे ना कहीं। तो ये सूरत हाल है, ओवरऑल अच्छी सूरत हाल है जी। वहाँ पे एक ऑप्शन थी एड नॉइज सिग्नल ना, या एड नॉइज की, तो आपने टिक मार्क कर दिया था, नीचे फिर डिफरेंट टाइप्स थी। ठीक है, वाइट गॉसियन नॉइज़ लेनी है, गॉसियन नॉइज़ लेनी है, किस तरह की आप नॉइज़ की टाइप किस टाइप की होगी, तो आपने फिर देखा था कि सिग्नल आपके पास जो था वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल जनरेट होने लगा, अनवांटेड सिग्नल के बीच में एडिशन हो जाती है। तो खैर इस तरह की कुछ चीज़ें। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं अभी चीज़ों के ऊपर, किसी पे नॉइज़ आ गया, किसी पे आउटेज है, कोई अंडर वोल्टेज है, कोई ओवर वोल्टेज है, कोई डिफरेंट टाइप्स की वजह से किसी में इशू आ रहा है, किसी में क्या इशू आ रहा है। इनका होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं तो इनको हो गया, फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक इंडस्ट्री है वो चल रही है और प्रोग्रामिंग बीच में हुई है या माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, तो अगर आप बीच में आउटेज आ जाता है, कोई वैल्यू रीसेट हो जाती है, तो पूरी वो जो लॉट या पूरी वो लाइन बन रही है वो आपकी पूरी की पूरी लॉट ज़ाया हो जाएगी। देखिए ना, एक फॉर एग्जांपल एक माइक्रो कंट्रोलर था, काम कर रहा था, उसने एक ख़ास टाइम के ऊपर एक टाइल ही थी, उसका एक ख़ास नमूना है, ख़ास प्रिंटिंग बनानी थी, तो आउटेज आ गया तो वो जो सीन चल रहा होगा उस तो पूरे पे वो वाला प्रिंट ही नहीं आएगा, आउट आपको प्रिंट मिलेगा। अक्सर आपने देखा ना, बी पेयर जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ्स की सेंस में कैटेगरी निकली होती, चीज़ वही होती है, बस थोड़ा सा बीच में फ़र्क होता है, पूरी की पूरी लॉट उनकी जो है, लेकिन वो कितनी एक्सपेंसिव है, कितने उसमें जो है वो पीसीज हैं, क्या सिनेरियो है, वो डिपेंड करता है। या लेट से कोई मोटर या जनरेटर या आगे कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं और बीच में अगर कोई फ्लक्चुएशन या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं या उन पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, या बीच में जो चीज़ चल रही थी उसमें डिले आ जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आपके पास सिनेरियो है उसमें साफ ज़रा डॉलर्स में उनकी पेमेंट्स और इस तरह की, तो ये सारी चीज़ें अनवांटेड हैं, आउटेज है। ठीक है, तो ये बड़ा एक जो है ना वो एक डिज़ास्टिंग फीचर है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो नहीं है एक्सेप्टेबल। सो अब जेन में ये आता है कि इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। फिर अभी हम हारमोनिक्स पे नहीं पहुँचे, अब हारमोनिक्स का भी ज़रा डिस्कस कर ले। तो होता क्या हमारे पास के नॉइज़ का भी मैंने आपको बता दिया कि आपके पास नहीं जब प्रॉपर्ली ग्राउंड होता तो वो जिटर्स उसमें आ रहे होते हैं, जिटरी वोल्टेज होती है, आपको जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें मिला के हम हारमोनिक्स की तरफ आते हैं। हारमोनिक्स में क्या होता है कि यही सिनेरियो आपके पास बिल्डअप हो रहा होता है, अप्स एंड डाउन्स बीच में होती हैं, लेकिन वो एक कॉन्टीन्यूसली एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी कि दैट शोज अ कॉन्टीन्यूस डिस्टॉर्शन।
ऑफ द नॉर्मल साइन वेव। फॉर एग्जांपल आपको एक साइन वेव टाइप नज़र आ रही है, हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन पैराग्राफ, ये आपके पास पिक्चर एफ है राइट साइड पे बिल्कुल आखिरी जो है। तो इसमें होता क्या है कि ये कॉन्टीन्यूस क्या है जी, पहले हमने सारों में पहले हमने सारों में डिस्कस किया कि आपके पास लॉन्ग लास्टिंग फीचर्स हैं, सॉरी फ्यू सेकंड्स के लिए, फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए, थोड़े टाइम के। तो हार्मोनिक्स में क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए नहीं होती। तो एक फ़र्क वाजे हो गया कि इसमें आपके पास जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है या एक्सेप्टेबल वोल्टेज है उसके साथ आपका सिग्नल डिस्टॉर्टेड मिलेगा, प्लस माइनस मिलेंगे, लेकिन वो एक कॉन्टीन्यूस अप्रोच होगी। इज़ इट क्लियर कि बाकियों में और इसमें क्या फ़र्क है? अभी ज़रा इस पे काफ़ी बातें करना बाकी हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कि इसमें आपके पास कॉन्टीन्यूस जो एक मैकेनिज़्म आ रहा है वो कॉन्टीन्यूसली आपके पास आ रहा होगा। अब जब हम बात करते हैं कि इसमें कॉन्टीन्यूस डिस्टॉर्शन होती है और ये कैसे सिग्नल की टाइप है जिसमें कॉन्टीन्यूस डिस्टॉर्शन हो रही है, तो फिर हम कहते हैं कि हम कोई ऐसा सिग्नल देख लेते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस सिग्नल हो और बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो हार्मोनिक्स वगैरह को या इस तरह की चीज़ों को। सो फिर उसमें जब हम जाते हैं तो फिर हम फोरियर सीरीज़ को पिक कर लेते हैं जो कि फोरियर किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देती है। और इसी वजह से जब आप सिग्नल्स वगैरह में या उनको स्टडी कर रहे होते हैं तो आप फोरियर सीरीज़ को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। और फिर फोरियर के अंदर भी आपके पास जो कंपोनेंट होते हैं वो साइनोसाइडल होते हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर बताता रहता हूँ कि जो साइनोसाइडल सिग्नल है दैट इज़ मदर ऑफ ऑल द सिग्नल्स। क्योंकि जब जैसे ही आप एसी के अल्टरनेटिंग की बात करते हैं आपके जहन में साइन आता है, ठीक है, और साइन ही क्यों आता है, और जब कोई सिग्नल ड्रॉ करते हैं फिर भी हर बंदे ने साइन ड्रॉ की होती है, ऑसिलोस्कोप पे आते हैं उस पर साइन वेव बनी होती है। साइन से सारे जनरेटेड हैं, साइन को फ्लिप कर दें कॉस बन जाएगा, 90 का शिफ्ट लें साइन ओवर कॉस कर दें टेंजेंट बन जाएगा, सेकंड को सेकंड को टेंजेंट। वैसे ही इन सारी चीज़ों के उल्ट हैं जो कि अभी मैंने बताया। तो सारे सिग्नल सो कॉल्ड जनरेटेड फ्रॉम द साइन। सो व्हाई साइन इज़ इंपॉर्टेंट, साइन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग, और हमें AC/DC को डील करना होता है, सो हमें एक सिग्नल चाहिए होता है। और अगर पीरियोडिक की बात करें तो फिर हमारे जहन में फोरियर सामने आता है, क्योंकि जी फोरियर की हेल्प ले लेते हैं। आई होप सो कि अब वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए थे स्टार्ट में वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे, या जो थोड़े आपने भी जवाब दिए थे वो भी सारे एक्सेप्ट भी हो गए होंगे, इम्प्रूव भी हो गए होंगे। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? जो स्टार्ट में कोई एक दो क्वेश्चन किए थे या भी सो कॉल्ड थोड़ा बहुत जो हमने किया, कंटिन्यू आगे करते हैं जी ज़रा। हाँ जी, आपके आपसे कहा था कि यस सर अगर कह दें तो उससे कुछ भी नहीं होता। कह के देखें ज़रा, यस यस सर या सर। नो सर, बाकी भी थोड़ा कह के देखें। जी सर क्लियर है। अच्छा जी चलें, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो अनवांटेड सारे इश्यूज हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ट्रांसफार्मर पे भी आपको पता ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज की आ जाती है। अभी कुछ लोग एक दो लोग प्रोजेक्ट भी इस पे कर रहे होंगे, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज और ओवर करंट अंडर करंट के प्रोटेक्शन के ऊपर। ठीक है जी, इसी वजह से हमने ब्रेकर्स वगैरह भी यूज़ किए होते हैं ताकि रिलीज बीच में, और काफ़ी सारे खैर मामलात होते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए। अब इन सारी चीज़ों की जो बात की है कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट चीज़ें कुछ यूटिलिटीज़ एंड पर लगती हैं, यानी कि कस्टमर एंड के ऊपर, और कुछ जो यूटिलिटीज़ एंड के ऊपर यानी कि हमारे पास जो वापडा है या इस तरह की चीज़ें जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो लगा लेते हैं, और कुछ कस्टमर एंड पे लग जाते हैं। ठीक है, तो इनमें फ़िल्टर्स बीच में लग जाते हैं, सर्ज अरेस्टर्स होते हैं जो कि सर्ज को, फॉल्ट करंट लिमिटर्स होते हैं कि अगर फॉल्ट करंट आए तो इतने तक तो उसको लिमिट कर दे। ठीक है, वोल्टेज रिस्टोरर्स होते हैं ताकि वोल्टेज को रिस्टोर कर दिया जाए कम या ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास यहाँ पे भी खैर यहाँ पे वैसे लाइन ट्रांसमिशन लाइंस अच्छी हैं सिटीज़ के अंदर, और वहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइज़र कम यूज़ होते हैं। रूरल एरियाज़ में या स्मॉल सिटीज़ के अंदर अक्सर आपने देखा हम AC या फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं जो कि वोल्टेज को नॉर्मलाइज करा था। किसी ने देखा है इस तरह का सिनेरियो कभी कहीं कि यस स्टेबलाइज़र सर। लगाया हुआ, तो वो एक कम या ज़्यादा जो वोल्टेज आ रहा है उसको एक्सेप्टेबल, और उसकी भी डेफिनेट सी बात एक सर्टन लिमिट है कि अगर उससे आगे पीछे होती चीज़ तो नहीं हो। और अगर लेट से आउटेज वगैरह आ जाती है, UPS हमने लिए होते हैं,
ठीक है। यूपीएस भी आपके पास क्या है कि अनइंटरप्टेबल जो है वो आपके पास पावर सप्लाईज होती है ना, वो लेट से अगर कुछ थोड़ा टाइम के लिए आउटेज आ जाती है या इस तरह की, तो वो यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाता है, ये सम हो आपको मिलती रहती है। फिर साफ ज़ाहिर इसमें डिफरेंट इश्यूज़ हैं कि यूपीएस की बैटरी ज़रा उतनी वो रेटिंग का है नहीं है, फिर बैकअप पे जनरेटर वगैरह यूज़ किए होते हैं और मल्टीपल खैर चीज़ें सो डिस्कस किए जा सकती है इस तरह की। वोल्टेज रेगुलेटर होगा, सर्ज सप्रेसर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या इन सारी चीज़ों की बैक एंड पे चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, ऑलरेडी स्टडी के अंदर, रिसर्च के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, शॉप्स के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अप्लाइड हैं। अक्सर अब घर है हमारा एक छोटे लेवल पर होता है ना, हम देखा हम ब्रेकर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और फिर डिफरेंट रूम्स के लिए डिफरेंट ब्रेकर रखा होता है, इसी के लिए लेट से हमने सेपरेट किया होता है। फिर जैसे आप इंडस्ट्री पे चले जो उन्होंने प्रोटेक्शन लाती है, यहाँ पे ब्रेकर्स हैं, यहाँ पे ये फ्यूज़ लगा हुआ है, लगा हुआ है, सो उससे काफ़ी हद तक हमारे पास जो है वो इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है, ठीक है जी। ओके, तो अब थोड़ा आते हैं ज़रा जी हारमोनिक्स की तरफ। इसकी मैं पहले आपको थोड़ा एक चीज़ दिखा दूं कि हमने करना क्या है, यानी कि अभी आपके सामने एक स्लाइड के ऊपर एक चीज़ आ रही है THD ना, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ठीक है। उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि I2 का स्केयर, I3 का स्केयर, I4 का स्केयर और नीचे I1 है, ऐसे ही है, नज़र आ रहा है या नहीं? यस सर, आ रही। ठीक है। सो खैर हमने इवेंचुअली इस फॉर्मूला की तरफ मूव करना है और अब I1 इसमें फंडामेंटल है, I2 सेकंड कंपोनेंट, I3 थर्ड, I4 फोर्थ कंपोनेंट है, ठीक है जी। सो हमने इवेंचुअली इस फार्मूला की तरफ आना है और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये दैट इज़ अ टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, फिर इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और एक ख़ास हद से इसको कम रखा जाता है, कि देखा जाता है कि इसमें कितनी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है। फॉर एग्जांपल ये भी जब इसको भी पढ़ेंगे हम, क्या उसको कहते हैं, सोलर को, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस करती हैं और फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनको लाइसेंस मिला होता है वापडा की तरफ से, तो आपकी मेन ट्रांसमिशन लाइंस में वो जो आपकी एक्स्ट्रा पावर होती है सोलर से भेज देते हैं, जिसको आप नेट मीटरिंग कहते हैं या 2 वे मीटरिंग कहते हैं। आप वापडा से बाय भी कर रहे होते हैं और वापडा को सेल भी कर रहे होते हैं, डिपेंड्स कि आपकी क्या डिमांड एंड सप्लाई है। तो वो जो कुछ कंपनीज जिनका लाइसेंस मिला वो फिर मल्टीपल पैरामीटर्स चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो डीसी जनरेट हुई, डीसी के बाद जो इन्वर्टर लगा, इन्वर्टर के बाद अब इसमें जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस पैदा हुई है, एक बीच में हमने ये भी डिस्कस किया है जब स्विचिंग वगैरह ये इस तरह की चीज़ हो रही होती है, तो वहाँ पे सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है क्या है कि एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं है डिफरेंट पैरामीटर्स का, तो तब उनको परमिशन होती है कि वो आप वापडा के साथ इन आउट कर सकें ना। तो इसीलिए कुछ सर्टिफाइड को है ताकि उनको पैरामीटर्स दिए गए, फिर उनके अकॉर्डिंगली वो देखते हैं। सो एनी हो, हम भी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करेंगे। हार्मोनिक्स होती क्या हैं वो हमने डिस्कस कर ली, क्या डिफरेंट टाइप्स को हमने देख लिया कि जो अनवांटेड सिग्नल के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट नाम्स हैं, ठीक है, तो उनको हमने लर्ट से डिस्कस कर लिए। अब आते हैं जी इस फॉर्मूला की तरफ हमने मूव करना। डेस्टिनेशन मैंने आपको पहले दिखा दिया कि हमने जाना किधर किधर है, ठीक है जी। अच्छा, जब हमने डिस्कस किया था पावर फैक्टर को, तो हमने देखा था कि हम आरएमएस रूट, आरएमएस के सेंस में एक जो सिग्नल है उसको किस तरह से मेंशन करते हैं। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक सीरीज़ होती है वोल्टेज की या करंट की, ठीक है, अगर किसी को इसका आइडिया ना हो रहा कि अंडर रूट 2 कहाँ से आया, तो वो जो लेक्चर नंबर 2 है LMS के ऊपर अपलोडेड, जब हमने पावर फैक्टर को डिस्कस किया था तो उसमें एक स्लाइड के ऊपर पूरा प्रॉपर मेंशन है। सो I इज इक्वल टू अंडर रूट 2 I1 cos ओमेगा टी है, I2 cos 2 ओमेगा टी है, I3 cos 3 ओमेगा टी। अब ये क्या चीज़ें हैं 1 2 3, और ये मैंने एक आपसे कमेंट भी किया था कि फर्स्ट हार्मोनिक्स या सेकंड हार्मोनिक्स या थर्ड हार्मोनिक्स का आपको पता है। तो ये फंडामेंटल देखें, जब एक सिग्नल रिपीट कर रहा है तो ये cos ओमेगा टी इज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये cos 2 ओमेगा टी उसका सेकंड कंपोनेंट है, cos 3 उसका थर्ड, देन फोर्थ, देन सो ऑन टिल इन्फिनिटी, टिल n, ये चीज़ें जो हैं वो चल रही होंगी। दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल। तो ये प्लस डॉट डॉट का मतलब ये दैट इज़ अंडरस्टूड के दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल, ठीक है जी। ओके, अब जब हम आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, तो हमें पता होता है कि वही जो आपका सिग्नल है, ठीक है, सर ये RM अंडर रूट 2 को डिवाइड नहीं करते?
आरएमएस के लिए? नहीं, अंडर रूट 2 डिवाइडेड नहीं है। आरएमएस के लिए अभी कुछ नहीं करते। आरएमएस का भी मैं बताने लगा हूँ कि आरएमएस के लिए हम क्या करते हैं। आरएमएस के अंदर दो वर्ड आते हैं, रूट, ठीक है, मीन स्केयर। आपके पास जो मीन की वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू होती है, उसका आपने रूट मीन स्केयर लेना होता है, यानी कि दैट इज़ अ स्केयर और उसके ऊपर अंडर रूट। ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है आरएमएस का कि एवरेजिंग वैल्यू का स्केयर और उसके ऊपर क्या है जी, अंडर रूट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आई है या जो भी सिग्नल है जिसका आपने एवरेज और स्केयर और अंडर रूट का सिनेरियो बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन वाइज हमारे पास क्या है, डेफिनेशन वाइज मैं सर्कल कर रहा हूँ कि दैट इज़ अ 2 और ये आपके पास अंडर रूट। तो ये जो चीज़ें कुछ सर्कल की हैं, ये आपके पास किस वजह से लिखी हुई हैं, आरएमएस की वजह से, ठीक है। और आई जो है ये आपके पास करंट का सिग्नल है, तो इसकी जगह, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, अब आपके पास जो आरएमएस का था, एवरेज, स्केयर और अंडर रूट, इसको मैंने सर्कल कर दिया, ये वो आरएमएस वर्ड को जाहिर कर रहा। अब मसला ये है कि आरएमएस लगना किसके साथ है, दैट इज़ अ वीआरएमएस, आईआरएमएस, या आपके पास कोई रजिस्टर है उसकी आरएमएस वैल्यू रे, क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है। कोई भी जो चीज़ है जिसकी आप आरएमएस वैल्यू ले, सो उसके अंदर अभी वी आर डिस्कसिंग द करंट, ठीक है। सो आई को हम जो है वो डिस्कस करें। अब मेन चीज़ ये कि वो आई था क्या, वो क्या फंक्शन था जिसकी आपने एवरेजिंग वैल्यू, स्केयर लेना है, अंडर रूट लेना है, ठीक है। सो उस सिग्नल को हमने पहले ही डिफाइन किया कि दैट इज़ अंडर रूट 2, ठीक है। वो सिग्नल हमने पहले डिफाइन कर लिया कि दैट इज़ अंडर रूट 2 और साथ में करंट के कंपोनेंट्स हैं और साथ में कॉज ओमेगा टी, कॉज 2 ओमेगा टी। ये तो हमें पता है ना कि जब हम कोई भी एसी सिग्नल ले रहे हैं तो दैट इज़ एन एम्पलीट्यूड और फिर कॉज और फिर उसका साथ में फ्रीक्वेंसी, और अगर फेज़ बीच में मेंशन है तो वो +5 भी आ जाता है। सम टाइम हम उसको फेज़ को कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। तो ये था बेसिकली कि अंडर रूट 2 आता है, नहीं आता, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। सो इसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट जो स्लाइड है लेक्चर नंबर 2 की, ठीक है, एलएमएस के ऊपर पावर फैक्टर से रिलेटेड, उसके अंदर पहली जो फर्स्ट स्लाइड है वो इसी बेस के ऊपर है कि अंडर रूट 2 वगैरह किस तरह आ रहा है, वो वोल्टेज के सिग्नल के ऊपर वहाँ पे मेंशन्ड है। सो हमने अपना सिग्नल ले लिया, सिग्नल के ऊपर हमने उसी तरह स्केयर, उसी तरह हमने एवरेज ले ली और उसी तरह हमारे पास अंडर रूट है। फिर इसी चीज़ को जब हम आगे लेके चलें तो इट फील्स लाइक कि ये, अगर आप देखें तो आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर, इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये देखिए अंडर रूट के अंडर जो है वो इस तरह की चीज़ बन रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर और +2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ठीक है। इट फील्स लाइक कि ये आपके पास ए बीज और सीज और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनका आप स्केयर ले रहे हैं। नो डाउट कि उस तरह की एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब हम इसी चीज़ को फॉर्मूला के अंदर जब ओपन करते हैं, ठीक है, इसी चीज़ का जब हमने स्केयर्ड कंपोनेंट लेना है बीच में, ठीक है, तो जब अंडर रूट 2 का स्केयर ले रहे होंगे तो वो हमारे पास 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसलिए हमने उसको बाय रख लिया। और बीच में जी I1 कॉज मेगा टी का स्केयर, I2 कॉज 2 मेगा टी का स्केयर, ठीक है। और इसी तरह 3 मेगा टी का स्केयर, ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये ए स्केयर्स, बी स्केयर्स को रिप्रेजेंट करें। इसी तरह प्लस सी स्केयर भी यहाँ पर होगा। अब बीच में कंपोनेंट आएंगे ए बी सी, ठीक है, 2abc, या लेट्स से बीच में 2ac, ठीक है जी। इसी तरह प्लस ऑन चलते जा रहे हैं।
तो ये हमने एक फार्मूला यहाँ पर मेंशन किया कि हमारे पास किस तरह की चीज़ें। अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब देखने की ज़रूरत ये है कि इसमें दो टाइप की चीज़ें, एक तो इस टाइप की चीज़ है कि किसी भी फंडामेंटल का स्केयर है, और एक इस टाइप की चीज़ है कि दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको आपने मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। यानी कि I1 I3 हो सकता है, I1 I2 हो सकता है, और I2 I3 हो सकता है, जैसे 2AB 2AC और 2BC का कंपोनेंट होता है। सो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। बीच में भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि हमने डॉट डॉट में चलाए हुए। सो अब जब आप सिंप्लीफाई करते हैं या कॉज का आप फंक्शन जो है उसको फर्दर जब एलेबोरेट करते हैं, तो कॉज एन ओमेगा टी और कॉज एम ओमेगा टी, जिसमें एन और एम इक्वल अगर नहीं है, तो जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? 0 आता है। दो कॉज के मल्टीपल, और मैं किस तरह के हूँ, पहले मैं चीज़ों को ज़रा सिंप्लीफाई कर दूँ। कॉज के दो मल्टीपल हैं, और मल्टीपल इस तरह के हैं कि उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो डिफरेंट हैं, एन और एम दोनों इक्वल नहीं है। सो इस सेंस में जब आप उनका प्रोडक्ट ले रहे होते हैं और एवरेजिंग ले रहे होते हैं, तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आता है, ठीक है। इसका प्रूव अभी हम नहीं कर रहे, ना ही बुक में। सो ये एक फंडामेंटल चीज़ है कि आपके पास जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 0 ही आता है। सो यहाँ पर अब करने की क्या ज़रूरत है कि यहाँ पर अब जो ऐसे कंपोनेंट होंगे उनको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये जो कंपोनेंट हैं बीच में 2ABs 2ACs और 2BCs, ये कंपोनेंट जो हैं वो बीच में से विड्रॉ हो जाएंगे। हमारे पास चीज़ जो सिंप्लीफाइड वर्जन में हो जाएगी। जस्ट हमारे पास स्केयर्स टाइप के जो कंपोनेंट है वो थोड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो एक तो पेशरफ्त यहाँ पे ये हुई है। जाना हमने उसी तरह उस सिंपल फार्मूले पे ही है जो कि उधर किया हुआ है। अब फिर उसी तरह अगेन जो पावर फैक्टर वाली स्लाइड थी, उसकी पहली स्लाइड के अंदर हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जब आप एवरेज लेते हैं किसी भी साइनोसाइडल या कोसाइन सिग्नल की, सो दैट इज़ 1/2 वो वाला सिग्नल जो है वो आपके पास, कि जब आप मीन वैल्यू ले रहे होते हैं किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल की, ठीक है, उसका स्केयर विद मीन वैल्यू जब आप ले रहे होते हैं, दैट इज़ एन एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये आपके पास कॉज ओमेगा टी प्लस 5 वाला सिनेरियो आपके पास, तो आपके पास क्या आ रहा था? 1/2, ठीक है। इसको भी आप सिंपल गूगल भी करें तो आपके सामने आ जाएगा कि मीन स्केयर्ड मीन वैल्यू जो होती है किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल की, वो आपके पास 1/2 इंटू उसका जो एम्पलीट्यूड है। तो जहाँ पर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो होगा, वहाँ पर हम ये वाली चीज़ लिख रहे हैं। अब जहाँ पर लेट से I1 आया है, वहाँ पर हम I1 को मेंशन कर लेंगे। जहाँ पर I2 आएगा वहाँ पर हम I2 को मेंशन कर लेंगे। जहाँ पर हमारे पास I3 आएगा वहाँ पर हम उस चीज़ को मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो कुछ एक दो चीज़ें हैं वो बुक से अब करवाने वाली हैं, मैं बुक पे ज़रा लेके चलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाकी कंपोनेंट्स को जो हमने एलिमिनेट करना है,
चलें जी, अब बुक पे उसी आर्टिकल पे मैं आ गया हूँ। ठीक है जी, उसी तरह इसने यहाँ पर 4 ईयर सीरीज को यूज करके टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पे है। ये वही बीच में सिग्नल है जो कि हमने यूज़ किया बीच में, और फिर उसके बाद जब हमने इसकी आरएमएस वैल्यू लिए तो अगेन आपके पास वही सिग्नल, ये वो है जो कि स्लाइड पे हमने डिस्कस किया, उसको जस्ट ओवरव्यू है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक फेयर अमाउंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू हम जो है वो इस नतीजे पर पहुँचेंगे, हमारे पास आरएमएस वैल्यू जो है वो I1 I2 I3 किस सेंस में आ रही होती है। तो हम इन चीज़ों को करते हैं ज़रा डिस्कस वन बाय वन, और फिर एक डेफिनेशन पे हम आ जाएंगे। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो आपके पास, उसमें आपके पास क्या होता है कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं I2 का स्केयर, I3 I4 का स्केयर, सारे कंपोनेंट का स्केयर एक्सेप्ट द फंडामेंटल, और फंडामेंटल से आप उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। ये बेसिक एक फॉर्मूला है, एक रेशो है जिसको हमने यूज़ करना है, और न्यूमेरिकल में हम उसको यूज़ करेंगे। सो ये जो अभी चीज़ कंटिन्यू हुई थी उसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने न्यूट्रल लाइन के अंदर हम बैलेंस्ड एक सर्किट लेंगे। ठीक है, अब बैलेंस सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास या डेल्टा के अंदर कनेक्शन होते हैं एसीज के अंदर, या वाई के फॉर्म में कनेक्शन होते हैं, और या सर हमारे पास जी जी सर ये करंट के अंदर सर एक कांस्टेंट वैल्यू भी होती है नोट सर, वो नहीं हम यूज करेंगे जब ये निकाल रहे होंगे टोटल हार्मोनिक वो डिस्टॉर्शन। आपके पास एक डीसी वैल्यू होती है, एक डीसी का फैक्टर, जी सर। क्योंकि हाँ जी वो अभी फिलहाल यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन वो जी डीसी की वैल्यू जो फंडामेंटल कंपोनेंट के साथ आ रही होती है, वो मैं आर्टिकल से आपको रेफरेंस दे दूंगा अगर आपने उसको स्टडी करना हो। इसमें काफ़ी डिटेल में है, लेकिन जो चीज़ें सिर्फ हम यूज़ करें ना वही यहाँ पे, यानी कि हमें हमारे जो काम की चीज़ थी वो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन थी, तो इस वजह से उस चीज़ को हम यूटिलाइज करें, क्योंकि जब हमने डीसी से एसी करना होगा ना, इन्वर्टर्स वगैरह लगाने होंगे, तो फिर इसमें जी उसका रोल आता है। ठीक है, इसलिए चैप्टर जी 3 से जो चीज़ें थी ना वो सिलेक्टेड थी, क्योंकि वो दैट इज़ रिलेटेड टू द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है ना। ठीक है, यस सर। और इसीलिए उसमें से सिलेक्टेड मटेरियल जो है वो निकाला गया जो कि हमारा यहाँ पर लगता है। ठीक है, लेकिन आई हैव स्टडीड दोज थिंग्स, वो मैं आपको रेफर कर दूंगा अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड हुआ तो, बुक का यानी कि पेज या आर्टिकल नंबर। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि वो इनफरादी तौर पे जिसको इससे थोड़ी वाबस्तगी थी 4 ईयर से, उसको इस कंपोनेंट का पता लगा होगा ना, अभी जैसे आपने बात की थी, तो उसको फिर उतना बता दूंगा, बाकी जो है वो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर डिस्कस अगर टीचर कर दे तो फिर उसकी कोशिश होती है कि बीच में शामिल कर लूँ, जब शामिल करवाता है तो फिर स्टूडेंट को करना पड़ता है, और फिर चीज़ें थोड़ी दूर तलक निकल जाती हैं। क्या ख्याल है, क्योंकि जिसने टाइम लगाया हो फिर वो शामिल तो करेगा। ठीक है ना, यस वो फिर यस बस वो मुझे पता है कि यानी कि वो फिर नहीं, पसंदीदा चीज़ें नहीं रहती। चलें जी, ठीक खैर है सर। वापस आते हैं जी ना क्विक वे। तो हमारे पास क्या होता है कि डेल्टा के अंदर भी कनेक्शन हो सकते हैं, वाई की फॉर्म के अंदर भी कनेक्शन हो सकते हैं। मशीन की लैब अक्सर ने की होगी, ट्रांसफार्मर के ऊपर आपने डेल्टाज या वाई के अंदर कनेक्शन भी किए होंगे, और देखा होगा कि सम टाइम 3 फेजेस हैं जी, ए बी सी, 120 का जी उनमें डिफरेंस है, एक जी बीच में न्यूट्रल वायर है। ऐसा था, मशीन लैब में ऐसे की थी, न्यूट्रल वायर को यूज़ करके ए बी सी यस आपके सर। पास कंपोनेंट्स थे, वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर की, और फिर कॉपर और आयरन लॉसेस, पहले जो 2 एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें आपने देखा होगा। तो खैर वाई कनेक्टेड को हम कह लेते हैं कि जी 3 फेज है, 4 वायर सिस्टम है। वाई 4 वायर सिस्टम जी 3 फेजेस हैं और एक न्यूट्रल है, राइट। और जब हम बैलेंस्ड की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ना बैलेंस्ड की, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बड़ी ज़रूरी है, ये अगेन फंडामेंटल एक स्टेटमेंट है, that the current in the neutral line of a balanced की बात हो रही है, unbalanced नहीं, the current in the neutral line of balanced 3 phase 4 wire system Y connected system, नीचे फिगर भी है, with no harmonics is 0। तो जब आप ये कह रहे हैं क्योंकि अगर बैलेंस 3 फेज नेटवर्क है और उसके अंदर जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होंगी वो आपके पास क्या होंगी, 0 होंगी। तो इसी चीज़ को जब हमने डिस्कस करना हो तो हम उसको कह लेते हैं कि आई एन यानी कि आई न्यूट्रल, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। ठीक है जी,
सो आई ए बी ए सी आई सी वगैरह ये आते कैसे, अगेन मैंने आपको बताया कि अंडर रूट 2 का कंपोनेंट है अल्टरनेटिंग के साथ, साथ में आई उसका एम्पलीट्यूड है, कॉज ओमेगा टी फर्स्ट कंपोनेंट। हाँ जी हाँ जी सर आई थिंक ऊपर वाली लाइन में ये गिवन है कि अगर हार्मोनिक्स नहीं होगा तो करंट जीरो होगा। हाँ जी, क्या है ऊपर वाली लाइन में क्यों? सर उसमें गिवन है कि अगर हार्मोनिक्स नहीं होंगे तो करंट जीरो होगा, मतलब द करंट इन द हाँ न्यूट्रल। बिल्कुल ठीक है, अगर हार्मोनिक्स नहीं है तो न्यूट्रल के अंदर जीरो ही होता है, जो फेजेस होते हैं ना उनमें आपके पास वैल्यू आ रही होती है ना। आप अक्सर फेज टू फेज या लाइन टू लाइन करंट मेजर कर रहे होते हैं ना, ठीक जी है, तो सर। उनके अंदर सॉरी वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं, सो उनके अंदर वैल्यूज होती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अगर बैलेंस्ड नेटवर्क है और अगर हार्मोनिक्स नहीं है तो न्यूट्रल लाइन में करंट जीरो होगा। न्यूट्रल वैसे भी जब आपके जेन में ग्राउंड या न्यूट्रल की कोई चीज़ आती है तो आपके जेन में जीरो का ही चीज़ जेन में आती है। क्या ख्याल है वन, जब कोई कहता है कि ग्राउंड के ऊपर क्या वोल्टेज होंगे या लेट से कोई न्यूट्रल की बात करते हैं तो आपके जेन में यही आती है कि यहाँ पे चीज़ें जो होंगी वो जीरोस टाइप होंगी, ठीक है। तो सो यस द सर। करंट इन द न्यूट्रल लाइन की बात की गई, ठीक है। जब हार्मोनिक्स उसमें नहीं होंगी और होगा भी बैलेंस्ड तब जीरो होगा, ठीक है। अगर हार्मोनिक्स बीच में आ जाती है या बैलेंस नहीं होगा तो फिर न्यूट्रल पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, ठीक है। सो ये उसी डेफिनेशन का ही आगे जो है ना वो चीज़ें कंटिन्यूटी है उसकी, ठीक है। कि इसको अभी थोड़ा यानी कि ज़रा आगे चलेंगे ना फिर थोड़ा क्लियर होगा कि हम कर क्यों रहे हैं। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कुछ चीज़ें बताई थी, इस तरह अभी एंड इसको अभी करने वाला हूँ तो उसमें भी थोड़ी कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर समरी जब हम पढ़ेंगे फिर चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएंगी। सो इसी में अगर आप देखें ना तो ये उसने भी वही लिखा हुआ आई एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ जीरो। आई एन क्या है जी, जीरो है। और कब वो जीरो होता है, क्योंकि जब उसने बात की तीन फेजेस की तो फिर वो बता रहा है कि आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, और किसी भी आई को कैसे ज़ाहिर करते हैं अंडर रूट 2 और साथ में उसका एम्पलीट्यूड और साथ में पहला कंपोनेंट यानी कॉज ओमेगा टी, और अगले के अंदर 120 का डिफरेंस है, अगले के अंदर -120 का डिफरेंस है। तीन फेजेस हैं, तीनों के अंदर 120 का जो है वो आपके पास डिफरेंस है। ये आपके पास ये उसने पिक्चर बना दी लेट से जी, ये अगर आप देखें वी ए वी बी वी सी और आई ए आई बी आई सी लोड्स लगे हुए हैं जी। आई एन न्यूट्रल जो है वो क्या है जी, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, और ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, शोइंग द न्यूट्रल लाइन करंट इन अ 4 वायर 3 फेज वाई कनेक्टेड सर्किट, ठीक है। सो इफ दैट इज अ बैलेंस्ड सर्किट, और अगर ये बैलेंस्ड होगा और इसके अंदर कोई हार्मोनिक्स नहीं होंगी तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो की वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है जी। अब इसी को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, लेट्स से जी आई ए आई बी और आई सी, ये उसी तरह ही आपके पास तीन आगे चीज़ें, तीन फेजेस हैं डिफरेंट, 120 का उनके अंदर आपस में डिफरेंस है, एक जीरो फेज पे, एक 120 पे और एक -120 विद ईच अदर। अब जब आप आई ए की बात करते हैं और वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल की जब आप बात करते हैं, ठीक है, सपोज ईच फेज कैरीज एग्जैक्टली द सेम करंट शिफ्टेड बाय 120। ऐसे ही होता है कि सेम करंट है लेकिन 120 का बीच में जो डिफरेंस है, बट नाउ देर आर थर्ड हार्मोनिक्स इन्वॉल्व। ये वो हार्मोनिक्स की बात करने को, वो कैसे, जब आपने आई ए की बात की थी तो आपने कहा था कि ये एक ऐसा करंट है, ये मैंने इतनी चीज़ हाईलाइट कर दी कि ये एक ऐसा करंट है कि इसके अंदर जो है वो फेज जीरो है, ठीक है। अब ये बीच में क्या है जी, आई थ्री थ्री कॉज ओमेगा टी, ये कोई बताएगा कि बीच में क्या चीज़ है, और इसमें आई टू के साथ जो है वो कॉज 2 मेगा टी मिसिंग भी है, तो ये कोई बात बताएगा कि ये 3 मेगा टी वाली क्या चीज़ है और 2 मिसिंग है यहाँ, इसके अंदर जो चीज़ मिसिंग है दैट इज़, आप उतनी देर 3 पे गौर करें कि वाई देर इज़ आई थ्री कॉज 3 मेगा टी, ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर, अभी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी यार। सो आई टू कॉज 2 ओमेगा टी इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है। इसी तरह सारी इक्वेशंस के अंदर जो इवन हार्मोनिक्स हैं वो मिसिंग है। तो ये आपके पास I1 कॉज ओमेगा टी क्या है, दैट इज अ फंडामेंटल। I3 क्या है, ये थर्ड हार्मोनिक्स है उस चीज़ का। I2 क्या था जो कि डेलिबरेटली मिसिंग है, सेकंड हार्मोनिक्स, प्लस क्या हो जाएगा जी, फोर्थ हार्मोनिक्स, प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स। सो बात करने का मकसद ये है कि मैंने खुद से एक चीज़ बताई कि इवन हार्मोनिक्स जो हैं वो, इवन हार्मोनिक्स यहाँ पे जो हैं वो डेलिबरेटली मिसिंग है।
अब इवन हार्मोनिक्स में क्या होता है कि अगर इवन हार्मोनिक्स को आप सॉल्व करें, ठीक है, तो उसका आपके पास आंसर जो है वो इवन हार्मोनिक्स का भी 0 आ रहा होता है, यानी कि 2s 4 6 8 10 12, इनको जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं इनका आंसर भी इवन हार्मोनिक्स का 0 आता है, इसीलिए इवन हार्मोनिक्स को भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि ये सारे हार्मोनिक्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है जी, और इसमें इवन हार्मोनिक्स क्यों आपको नज़र नहीं आ रहे, एक के बाद 3 क्यों नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये है कि इवन हार्मोनिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसका जो आंसर है वो 0 आ जाता है, ठीक है जी। वो यहाँ पर इसी वजह से इंक्लूड ही नहीं किया गया और ना ही उसको डिस्कस किया गया, ठीक है जी। फिर हमारे पास बात की गई कि सिंस द करंट इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐड टू 0 10, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक और बात की गई है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उनका उसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है, ठीक है जी। अब मैंने खैर ये बुक पे तो की हुई थी इसकी कैलकुलेशन, इसकी मैंने कैलकुलेशन भी की हुई है, ये मैं LMS के ऊपर इसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे 0 कर रहा था, तो वंस आई वाज डूइंग इट, पिछले 1-2 सालों की बात है जब मैं कर रहा था, तो फिर 0 की तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी कि हर पॉइंट के ऊपर चीज़ें 0 हो रही थी, तो फिर 1-2 कैलकुलेशंस मैंने की हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या वाकई ऐसे होता है या वैसे ही बिला वजह हमसे 0 करवाई जा रहा है। सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनकी जो कैलकुलेशन है वो उसका मैं स्क्रीनशॉट बीच में मेंशन करूँगा। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल से क्या मुराद है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हर फेज़ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि cos 1 ओमेगा टी वाली, जो 3 मेगा टी वाली है वो थर्ड हार्मोनिक्स है, वो फंडामेंटल नहीं है, वो फंडामेंटल का मल्टीपल होता है। सो इवन को भी हमने 0 कर दिया, फंडामेंटल को भी हमने 0 कर दिया, बीच में जो चीज़ें रह गई हैं वो थर्ड रह गई, ठीक है, इनको भी हमने 0 कर दिया, बीच में जो चीज़ें रह गई वो थर्ड वाली रह गई, ठीक है। अब थर्ड के अंदर जो चीज़ें हैं +120 और -120, इनका आपस में क्या उसको कहते हैं फ़र्क है 120 120 120 का। अब यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि वो इनको कॉज के साथ यानी कि अगर एक बंदा बात करे 0 की या 360 की या -360 की, तो इसका एक ही मतलब होता है, उसने रिपीट कर देना ना अपने आप को, 0 ने जाके 360 पे या 360 ने जाके -360 पे, पूरे एक साइकिल के बाद वही आंसर आ रहा होगा, चीज़ें आपस में जो है वो रेपिटेशन पे लग जाएंगी, 360 पे -360 पे, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये चीज़ नहीं तो इसमें अगर आप देखें टाइम हो रहा है, ये चीज़ डिस्कस करके ना इसको यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, तो अगली दफ़ा यहाँ से कंटिन्यू करके इसका साथ में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, इसमें यानी कि कोई परेशानी नहीं लेनी। जब हम इसको कर लेंगे प्रॉपर क्लियर, इस पे जब न्यूमेरिकल भी कर लेंगे जैसे हमारी एक रूटीन होती है, तो फिर उसको एक समरी के तौर पे डिस्कस करेंगे, और जब हमारी चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएंगी फिर हम जो है वो आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी साफ ज़ाहिर है चूँकि फर्स्ट इसकी स्टेज थी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं है, लेकिन आपने इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। मुझे भी पता है कि इसमें अभी बहुत अनक्लैरिटी है, इंशाल्लाह वेडनेसडे तक ये चीज़ें, तो cos 3 मेगा टी के अंदर +-3 अगर 60 कर दें तो ये एक ही बात है। क्यों, ये उसने क्या आपको बात बताई हुई है, उसके बाद आने का मकसद ये है कि 360 के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, जैसे एक साइन वेव है ना, 360 के बाद रिपीट करती है, 0 पे भी वही वैल्यू, 360 पे भी वही वैल्यू, और -360 पे भी वही वैल्यू, तो इसलिए उसने कहा कि हम इन चीज़ों को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ना फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और वो जो फार्मूलाज जो मैंने आपके सामने रखे थे हम बिल्कुल उनके करीब पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेप हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, वो स्टेप्स भी करवा दूंगा, तो हमारी ये चीज़ बिल्कुल अच्छे वे में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। सो अभी जितनी चीज़ें हो सकी हैं इसको बस थोड़ा आपने रीड आउट कर लेना,
हल्का सा पढ़ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट में जब हम कंटिन्यू करें कोई किसी को इशू वगैरह कोई लेट शीट आया हो या कोई और मामला कोई अटेंडेंस किसी के यहाँ लगी हो कोई और चीज़। कोई नहीं है जी कोई केस? नो सर। चलें ठीक है जी मैं लेक्चर को फिलहाल एंड करने लगा। ओके सर अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस किसकी? सर मोहम्मद फारूकी। आईडी क्या आपका? 061। और ज्वाइन कब की क्लास आज? बाकी सर मैंने 8:15 पे की थी या 18 पे। बहुत अच्छे। 8:20 पे तो हमने सारे पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व किया। सर ये इस तरह 8:20 पे सारे पेंडिंग जो केसेस थे मतलब अटेंडेंस वाले उनको रिजॉल्व किया। मैं टाइम भी देख रहा था तो आप वो वाला टाइम बताया करें बहाना सही सर लगाया शायद करें फिर मेरे वो साथ। सर वो क्या होगा मिस्टेक होगी। ठीक है हाँ अगली दफ़ा सही वाली चीज़ बतानी है ठीक है। अगर लेट आए हैं तो ठीक है बोले तो सच। ठीक है जी अल्लाह हाफिज़। जी सर थैंक यू सर।